Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? If you people can hear me and you have all my video clear, तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, फिर इसको लेक्चर को स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल इतनी लाइट जा रही है और इंटरनेट का भी कोई पता नहीं चलता और बिल्कुल क्लासेस जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे काइंडली मैसेज में या कमेंट में बता दें। ऑलराइट, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं कुछ बीमार रही हूँ, दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक योर क्लासेस। और अभी भी थोड़ा सा टाइम इसी तरह मैनेज करना पड़ता है, गाड़ी में बैठी क्लास देनी पड़ रही है। अच्छा चलिए ठीक है। आवर टुडेज टॉपिक इज़ रशिया एंड यूक्रेन इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, वाई रशिया इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ एग्रेसिव मूव्स। ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है पहले, फिर हम लोगों ने इसकी इम्प्लीकेशंस देखनी है पाकिस्तान के ऊपर कि रशिया और यूक्रेन में जो इशू चल रहा है उस इशू से पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान को के लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान किस तरह से इसके अंदर सरवाइव भी कर सकता है और फर्दर प्रोग्रेस भी कर सकता है। उसके साथ मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स शेयर किए थे। आई हैव शेयर्ड माय नोट्स ऑन दिस फेसबुक वोकेबलरी पेज एज वेल, और नोट्स मैंने शेयर किए थे ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। आई होप आप लोगों ने वो नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर वो पढ़ा है तो आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी उससे रिलेटेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द रशियन लॉजिक। ठीक है, आपने उसके अंदर जो अंडरस्टैंड करना उसमें क्या है। रशिया के बारे में विंस्टन चर्चिल की एक कोटेशन है दैट रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। ठीक है, रशिया एक ऐसी रिडल है जो मिस्ट्री के अंदर ही रैप्ड है। ठीक है, अब ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब ये बात क्यों कही गई थी, इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, द थिंग, द हिस्ट्री ऑफ रशिया। रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री जियोग्राफिकली, ये आप सबको पता है। रशिया के मैक्सिमम वो हैं नेबर्स हैं वर्ल्ड में। ठीक है, चाइना के भी हैं। तो रशिया के अंदर आप इमेजिन करें द वास्ट एरिया ऑफ रशिया, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच्ड है कि उसके अंदर 11 टाइम जोन्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी उसी तरह की लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। रशिया के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि रशिया हैज़ बेसिकली द कर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे तो जिस कंट्री में भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कर्स तो नहीं होती, दैट इज़ द ब्लेसिंग बेसिकली। पर रशिया के बारे में ये कहा जाता है कि रशिया हैज़ द कर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब रशिया की जो हिस्ट्री है वो यू कैन डिवाइड द रशियन हिस्ट्री। आपने ना ये बड़े ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को समझना है। हर चीज़ जो आपने पेपर में आर्ग्यूमेंट डेवलप करना होता है उसके लिए आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो वाई दिस इशू इज़ सो फेटल और ये सारी चीज़ें, ये इसके लिए हम लोगों को कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कुछ हिस्ट्री जो रशिया की हिस्ट्री है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि अगर आप जो करंट इम्प्लीकेशंस हैं या जो करंटली जो चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर आप कोई ना कोई चीज़ डिस्कस कर सकें। ठीक है, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाए आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ रशिया इनटू 6 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज़ द साल्विक लेयर ऑफ रशियन कल्चर एंड हिस्ट्री। जो रशियंस हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो दे आर द सेल्स। ठीक है, और वो उनकी एक कल्चर, उनका एक स्पेसिफिक कल्चर है, वो अपनी हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। जो सेल्विक लेयर है वो रशिया की हिस्ट्री और रशिया के कल्चर को डिस्कस करती है, विच इज़ प्रीटी मच अबाउट लैंग्वेज एंड द एथनिसिटी। ठीक है, रशियंस जो हैं वो अपनी लैंग्वेज, अपनी एथनिसिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। देन सेकेंड इनकी लेयर आ जाती है बेजेंटिक लेयर। ठीक है, ये बेजेंटाइन से स्टार्ट है, ये हिस्ट्री ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ अबाउट द रिलीजन।
ठीक है. इट इज़ अबाउट रिलीजन एंड द फैक्ट दैट रशियंस आर इनहेरेंटली कंजर्वेटिव. दे आर इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, दे आर नॉट लिबरल. फिर थर्ड इनकी जो लेयर आती है दैट इज़ द एशियन लेयर. एशियन लेयर में क्या आया था, जो मंगोल्स थे वो रशिया की तरफ आए थे. ठीक है, तो जो रशियन हिस्ट्री में या रशियन टेम्परामेंट्स में जो मंगोलियन एक इम्पैक्ट है वो स्टिल नज़र आता है. व्हेन द मंगोलियंस केम टू रशिया, तो वहाँ पे क्या था, टोटलिटेरियनिज्म था, क्रूअल्टी थी, करप्शन थी, और जो द काइंड ऑफ वर्ड्स विच वी हर्ड लाइक क्रूअल्टी, लाइक टॉर्चर, मिजरी, ये किससे आया, ये इनकी एशियन लेयर, जो मंगोलियन जब आए थे, इसकी रशिया की एशियन लेयर का इन्फ्लुएंस है रशिया के ऊपर. ठीक है. देन फोर्थ टाइम पे जो इनकी जो फोर्थ लेयर है दैट इज़ द पीरियड ऑफ अनरेस्ट. आपने ये चीज़ें देखनी है. यहाँ से जो है ना रशिया का थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, द पीरियड ऑफ अनरेस्ट. ठीक है. ये पीरियड ऑफ अनरेस्ट था, ये एंड हो गया 1600s में. ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपकी रशियन साइकी का. रशियंस डोंट लाइक अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी एंड जो भी कोई टर्मोइल्स चल रहे हो. ठीक है. रशियन साइकी ऐसी नहीं है कि उन्हें अनरेस्ट या कोई इंस्टेबिलिटी चाहिए हो वहाँ पे. फिर 1700s आ गया. 1600 में यही अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी वाली लेयर जो है वो जो टाइम था वो ख़त्म हुआ. उससे रशियन साइकी एक बिल्ड होती गई. 1700s में यूरोपियन लेयर आ जाती है जिसमें पीटर द ग्रेट, रशिया की हिस्ट्री में पीटर द ग्रेट हैज़ अ नेम. उसकी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रही है. ठीक है. पीटर द ग्रेट एंड हिज एस्केपेड्स इन यूरोप, ये एक बुक भी है बेसिकली. पीटर द ग्रेट का एक जो काम था करने का वो क्या था, वो यूरोप के डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर कैमोफ्लाज करके जाता था, उनकी इनसाइट्स लेता था, वहाँ पर देखता था कि यूरोप में क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से उसने अंडरस्टैंडिंग की पूरे यूरोप की, और रशिया के अंदर उसका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस भी रहा. इसी टाइम में जो है वो कैथरीन द ग्रेट जो है वो इसी एरा से बिलोंग करती है. इफ़ समवन हैज़ रेड द यूरोपियन हिस्ट्री तो उन्हें ये चीज़ पता होगी. उसके अलावा ये जब ये बना था इनका सेंट पीटर्सबर्ग और ये वाले एरिया बने, तो ये इसी दौर में बने थे सारे ये शहर जो आबाद हुए थे. सिक्स्थ लेयर जो लास्ट लेयर है दैट इज़ द लेयर ऑफ द सुपर पावर. ठीक है. ये 1900s में स्टार्ट हुई है जब रशिया केम अप विद इट्स ओन आइडियोलॉजी. ये आइडियोलॉजिकल थी. ठीक है. ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद आई एंड द क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन. इस पे सोवियत यूनियन जब बन गई, रशिया बिकेम एन इम्पीरियलिस्ट, एग्रेसिव एंड पावर ड्रिवन स्टेट. और इसकी आइडियोलॉजी भी बेसिकली पावर ड्रिवन थी, रशिया को मोर पावरफुल बनाना. ठीक है. और इसकी आइडियोलॉजी क्या रही है, कम्युनिज्म. It was the time when spheres of interest became part of Russian identity. रशियंस की जो आइडेंटिटी का एक पार्ट रहा वो रशिया के spheres of interest बन गए. ठीक है. यहाँ से रशियन, ये हम लोगों ने रशिया की एक हिस्ट्री को समझ लिया. देन हम आते हैं रशियन मेंटालिटी के ऊपर. रशियन मेंटालिटी क्या है, रशियन का जो नैरेटिव रहा है शुरू से वो ये रहा है कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं ये मैं अपने उस पर नहीं कह रही, ये कुछ रिसर्च है फ्रॉम द पीपल फ्रॉम फिनलैंड और जिन लोगों ने रशियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ा. कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं उस प्रोफेसर की ना वीडियो का लिंक भी कुछ टाइम बाद शेयर कर दूँगी. मेरे जहन में उनका नाम नहीं भी आ रहा. तो मैंने वो उनकी कोई 1-1.5-2 घंटे की वो वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने रशिया की हिस्ट्री, रशियन माइंडसेट, इन सब के बारे में बड़ा क्लियरली बताया. तो मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए कुछ नोट डाउन कर ली थी ताकि आप लोगों को बता सकूं. अच्छा, उसमें रशियन मेंटालिटी में उनका नैरेटिव ये रहा है आइसोलेशन का, दैट दे आर ऑलवेज बीन अटैक्ड एंड दे आर ऑलवेज alone, they stand alone, and this sort of feeling that Mongols attacked Russia, then Nazis attacked Russia, और फिर उसके बाद उनकी यही फीलिंग है कि नेटो जो है वो रशिया को अटैक कर रहा है. ठीक है. So the Slavic has this type of notion that they are always being attacked and surrounded by the enemies and they always stand alone.
ठीक है, दिस इज द रशियन मेंटालिटी। देन रशियंस थॉट दे हैव लिबरेटेड। अच्छा, उसके साथ ना जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ऑब्वियसली विक्टोरियस साइड पे रहा है, तो रशिया ने हमेशा ये चीज़ किया है कि रशिया ने यूरोप को लिबरेट किया है। रशिया हैज़ लिबरेटेड यूरोपियंस फ्रॉम द नाजीज रिजीम, ठीक है, और ये उन्होंने रशिया ने किया भी था इन द एंड। और ये उनका ये हमेशा रहा है कि हमने यूरोप को टर्मोइल से और नाजी से जो है वो उससे लिबरेट करवाया। देन उनकी मेंटालिटी दैट इज़ द कंजर्वेटिव मेंटालिटी। अब वो कंजर्वेटिव किसी भी उस पर हो सकते हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं अपनी उन चीज़ों के ऊपर। रशियंस बेसिकली हेट डिसऑर्डर। इन 1991 टू 1999 जो रशिया का जो टाइम था वो बड़ा डिसऑर्डर वाला रहा, ठीक है, अनरेस्ट रही, डिसऑर्डर रही। और 1991 से 1999 के आप टाइम में देखेंगे तो रशिया जो था थोड़ा सा ओपन हुआ था, ठीक है, फिर उसकी ओपन हुआ, फिर उसकी डिसमेंबरमेंट हो गई, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए 1997 में, और 1997 से 1999 तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके बाद रशिया की डिसमेंबरमेंट हुई, ठीक है, यूएसएसआर। उससे पहले रशिया वह सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन जब टूटा तो ये छोटे छोटे कंट्रीज जो थे वो उससे अलग हो गए जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, ठीक है। दैट वाज द पीरियड व्हेन येल्त्सिन रिप्लेस्ड बाय प्यूटिन। उसके बाद प्यूटिन ने उसको रिप्लेस किया क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे रशियंस उस चीज़ को वो नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, और उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए थी। एक चीज़ और आप देखें, जब से सोवियत यूनियन का ये रहा है तब से सोवियत यूनियन के अंदर और अब रशिया, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन रूल रहा है। उनके जो प्रेसिडेंट्स थे, उनके जो ज़ार्स थे, दे वर दी अथॉरिटेरियन पीपल, ठीक है, अथॉरिटेटिव थे, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप वहाँ पर रही है। इधर ज़ार्स, अच्छा ज़ार्स के बारे में ये था, वो उनको ये कहा जाता था कि इनको गॉड गिवन पावर है। ज़ार इज़ दी जो गॉड की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, दैट इज़ द ज़ार। और उसके बाद फिर और कुछ बने जो क्लास स्ट्रगल के बाद आए, प्यूटिन, ये स्टालिन, जो ज़ार्स के बाद आए, दैट पीपल केम फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल। Either czars who got the power directly from God or the other that came from the class struggle. So they have a strong notion of leadership. उनकी मेंटालिटी में वो एक स्ट्रॉन्ग नोशन रखते हैं फॉर देयर लीडर्स, ठीक है। थर्ड इसमें जो एक पॉइंट आता है, फर्स्ट हमने देखा लेयर ऑफ हिस्ट्रीज, जो रशिया की लेयर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। सेकंड हमने देखा कि रशियन मेंटालिटी क्या है। थर्ड हमने देखा अब लीडरशिप का रोल क्या है इसके अंदर, ठीक है। लीडरशिप में आप देखें, अभी हम देखते हैं प्यूटिन के बारे में, ठीक है। तो प्यूटिन वांट्स टू हैव हिज ओन लेगेसी। हम लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उन कुछ कंट्रीज कम्युनिज्म को लेकर चल रहे हैं, कुछ कंट्रीज सोशलिस्ट हैं, कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म को लेकर चल रहे हैं। तो हर कंट्री के लिए अपने सोशल इंटरेस्ट और अपने पॉलिटिकल नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चल रही है दुनिया में, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि कम्युनिज्म नहीं चल सकती, ये किनशिप नहीं चल सकती, बादशाहत भी तो चल रही है। सऊदीया में बादशाहत है। इसी तरह डिफरेंट जो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो वर्ल्ड में मैटर भी करती हैं और वर्ल्ड में चल भी रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली रशिया से रिलेटेड समझने की क्या ज़रूरत है कि जो लीडरशिप है दैट मैटर्स अ लॉट। एक लीडर का माइंड बहुत मैटर करता है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। आई एम ऑलवेज सेइंग दीज वर्ड्स इन एवरी लेक्चर। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपकी जो पर्सनल ओपिनियन होती है, इंडिविजुअल ओपिनियन होती है, लीडरशिप ओपिनियन जो होती है वो मैटर करती है हर बात के अंदर, ठीक है। तो प्यूटिन के बारे में क्या है, ही वॉन्ट्स टू हैव हिज ओन लेगेसी लाइक स्टालिन, और उसका मोटो ये है कि मेक रशिया ग्रेट अगेन, ठीक है। उसकी रशिया की आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ें, अगर आप लोगों की इंटरनेशनल रिलेशंस है तो आप लोगों को ये समझ आएगी कि उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि रशिया के जितने भी जो रशिया जब यूएसएसआर था और जो पार्ट्स रशिया के थे उन पार्ट्स को, उन कंट्रीज को रशिया के अंदर दोबारा से मर्ज करना, दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशियन लीडरशिप राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आप देखें, अच्छा प्यूटिन के बारे में, प्यूटिन इज़ अ वेरी श्रूड, कोल्ड एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड लीडर। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ही इज़ वेरी रैशनल, ठीक है, और वो पब्लिकली टॉक करता है इस बारे में। ही पब्लिकली टॉक्स अबाउट हिस्टोरिक रशिया, विच मीन्स के रशिया
वो अपने आप को उस रैंक्स तक लेके जाने के बारे में सोचता है। दैट वाज द रैंक ऑफ द पीटर द ग्रेट। ठीक है, तो पुतिन की इस तरह की एक वो है कि अपनी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू करे। ठीक है, उसकी लेगेसी में और मेक रशिया ग्रेट अगेन में उसका मोटो क्या है कि वन लैंग्वेज, वन रिलीजन एंड वन लीडरशिप। वन लैंग्वेज इज द रशियन लैंग्वेज, वन लीडरशिप इज हिज ओन, लाइक जो अभी पुतिन है। ठीक है, एंड वन रिलीजन इज द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जिसको कंजर्वेटिव रशियंस जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि वो जो बेलारूस है, उसके अलावा यूक्रेन है, वो उसको भी टेक ओवर करेगा। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ये हो गया एक हमें रशिया के बारे में समझ आ गई कि अभी इशू स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुए, ये एकदम से इतना एस्केलेशन इनमें क्यों हो गई। अब जो यूक्रेन के जितने भी क्राइसिस थे, इसकी जब एस्केलेशन हुई है, उसकी रीज़न क्या थी। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि पुतिन बेसिकली अर्ज्ड यूक्रेन टू नॉट टू बी पार्ट ऑफ नेटो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको रशियन मेंटालिटी के बारे में बताया कि उनकी मेंटालिटी क्या है कि अगर हम वी आर आइसोलेटेड, वी आर अलोन, वी आर ऑलवेज बीन अटैक्ड बाय द मंगोल्स, वी आर बीन अटैक्ड बाय द नाजीज एंड नाउ वी आर बीइंग अटैक्ड बाय द नेटो। ठीक है, नेटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस। तो उन्होंने वो जब अब यूक्रेन के साथ अच्छा जब ये रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई थी, दैट इज़ बेसिकली जो इसकी रूट्स हैं दैट इज़ एम्बेडेड इन द यूरोपियन हिस्ट्री। जब रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई उसके टाइम पे ये बात, ऑल दो इट वॉज नॉट रिटन बट इट वॉज मॉरली एंड इट वॉज वर्बली एक्सेप्टेड कि जो नेटो है वो रशिया की इधर जो है ना इंटरफेरेंस, ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा ये लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप वाली जो साइड थी उसमें जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो रशिया का था हमेशा से। तो ये बात डिसाइड होगी कि ईस्टर्न यूरोप वाली साइड के ऊपर नहीं किया जाएगा। पर अब क्या है, अब नेटो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इट हैज़ कम टू द डोर स्टेप्स ऑफ रशिया। यूक्रेन की तरफ अगर वो आ रहे हैं तो इस चीज़ से रशिया को जो है वो एक रशिया की एग्रेसिव नेचर को उन्होंने जगा दिया अगेन। तो पुतिन ने अर्ज की, पुतिन ने ये चीज़ यूक्रेन को भी कही कि डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो। ईस्टर्न यूरोप को हमेशा से ये दिल है कि ईस्टर्न यूरोप शुड बी द पार्ट ऑफ नेटो ड्यू टू मैनी एडवांटेजेस, और इसी एडवांटेज को यूएस ने इस एक विश को जो कि ईस्टर्न यूरोप के लोगों की विश थी, उसको यूएस ने उसको फौरी जो है उसे एड्रेस किया और ये चीज़ कर दी कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, रशिया को लगा कि यूएस हैज़ चैलेंज्ड रशिया। अब हम देखते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमेशा रशिया और यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर एरा रहा है। लोगों की डिफरेंट लैंड्स के अंदर प्रॉक्सीज चलती रही हैं, रशिया की और यूक्रेन की, रशिया की एंड यूएस की। फिर वर्ल्ड मल्टीपोलर होगी, पहले वर्ल्ड बायपोलर थी, मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ गई, फिर वर्ल्ड यूनिपोलर होगी जहाँ पे जो सुपर पावर है वो अभी इस वक्त यूएस है। तो यूएस अपने सुपर पावर और यूनिपोलैरिटी को चैलेंज नहीं होने दे सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को इस चीज़ में। फिर यूएस ने चैलेंज किया रशिया को, क्वाड बना दिया। क्वाड के अंदर उसने जापान और इंडिया को एज पार्टनर्स कर दिया इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, इन इंडिया पैसिफिक ग्रेट स्ट्रैटेजी। अब यूएस का हमेशा से ये एम रहा है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे टू बिकम दी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देखें फिर यूएस ने रशिया को चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड्स के चाइना का राइज हो रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है, और रशिया स्ट्रेटेजिकली और रिसर्जेंट है रशिया, तो उसके साइंस ऐसे थे कि रशिया भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में उसने चैलेंज इसी तरह से कर दिया, रशियंस को चैलेंज किया मिडिल ईस्ट में। जिस चीज़ को रशिया सपोर्ट करता है उसको एंटी गवर्नमेंट को यूएस सपोर्ट कर रहा था। दिस इज बेसिकली द प्रॉक्सी ऑफ यूएस एंड रशिया इन अनदर लैंड। तो अब रशिया यूक्रेन को तो पार्ट नहीं बनने देता उसका
यूएस का या नेटो का, ठीक है। नेटो का पार्ट बनने का मतलब है कि यूक्रेन को थ्रेट है ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से, और अगर वो नेटो का पार्ट बनता है तो नेटो वुड बी द एलाय ऑफ यूक्रेन, और उससे फिर रशिया की जो एक रशिया को भी एक थ्रेट है, ठीक है। अब इस चीज़ में ये जितने भी प्रॉब्लम चल रही हैं इसके अंदर वर्ल्ड कंट्रीज़ ने एफर्ट किए हैं, क्योंकि वर्ल्ड इस वक्त किसी भी, रशिया एक जाइंट न्यूक्लियर जाइंट है, तो रशिया इतना न्यूक्लियर जाइंट होने के साथ साथ रशिया के साथ जंग अफोर्ड नहीं की जा सकती। अभी रशिया मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, और रशिया की लैंड इतनी वास्ट लैंड है, वी कैन से दैट इट हैज़ अ क्वार्टर ऑफ योर वर्ल्ड। पूरे का पूरा रशिया वो हर कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट यूरोप तक में गया हुआ है, यूरोप एशिया, तो हर कॉन्टिनेंट ये जो रशिया के पास जितनी वास्ट लैंड है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना मिलिटरीली रशिया स्ट्रांग है, अभी रशिया के बारे में आयरन कर्टन कहा गया कि रशिया के ऊपर, रशिया का इस तरह से सीन है कि रशिया में पीछे क्या हो रहा है पता ही नहीं चला था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये आयरन कर्टन हुआ, उन्होंने अंदर ही अंदर सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब सब कुछ बनाया, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड ने एफर्ट की हैं कि मीडिएशन करवाई जाए, जिसमें इज़राइल इज़ ट्राइंग टू डू द मीडिएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। Then Turkey has offered venue for talks for Russian and Ukrainian foreign ministers. इन लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। रशिया की डिमांड क्या है अब इस इशू के अंदर? रशिया डिमांड ये करता है कि यूक्रेन टोटल सरेंडर कर दे, ठीक है, रशिया की ये डिमांड है। उसके साथ यूक्रेन की डिमांड क्या है? यूक्रेन की डिमांड ये है कि रशिया सीज फायर करे और विड्रॉ करे, जो कि नज़र नहीं आता कि रशिया ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। रशिया इज़ ऑलवेज ऑन दी अपर हैंड। यूक्रेन और रशिया के इशू में देखा जाए तो रशिया अपर हैंड पे है। तो इसके साथ जब वो ये डिमांड करता है, अब मॉस्को को या इसे रशिया को ये श्योरिटी नहीं है, ऐसी कोई होप नहीं है कि अगर वो इस तरह से सीज फायर करता है या विड्रॉ करता है तो नेटो अपनी फर्दर जो है एक्सपेंशन नहीं करेगा, या नेटो इतना फर्दर अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली रशिया का तो मसला यही था ना कि नेटो इधर रशिया की इस बॉर्डर्स तक ना आए, वो अपने उसमें, यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट है, उनका अपना नेटो पैक्ट है, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ अब रशिया इस वजह से सरेंडर की तरफ नहीं, फुली विड्रॉल की तरफ नहीं आता, और यूक्रेन जो है अभी सरेंडर की तरफ नहीं आ रहा। अभी देखें इन फर्दर जो है इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरफ से जो है वो टेबल्स कहाँ को टर्न होते हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने अर्ली नेविगेट क्या किया था, देखिए, जब भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात सही रखे, पाकिस्तान यूएस के साथ भी अपने जो एक रिलेशंस हैं उनको बेहतर रखे, चाइना के साथ बेहतर रखे। हमारे तो कंट्रीज़ देखो, हम लोगों ने तो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक नेशनल इंटरेस्ट को लेके हर कंट्री ने चलना होता है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर ही आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने एक नेविगेट की ये वाले इशू, जब शुरू में चल रहा था, कौन पीएम था कौन नहीं था ये हमारी डिबेट नहीं है, नो पॉलिटिकल डिबेट है। कैन इट लीड टू वर्ल्ड वॉर 3? देखो, वर्ल्ड वॉर 3, जो वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हुई थी वो भी इसी तरह स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी तो पोलैंड के अंदर इन्वेजन की थी जर्मनी ने, जो कि पहले कहा गया था कि जर्मनी इन्वेड नहीं करेगा पोलैंड में, लेकिन पोलैंड में जब इन्वेजन हुई उसके साथ साथ फिर बाकी कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व होते गए और वो पूरी की पूरी एक वर्ल्ड वॉर 3 बन गई, ठीक है। तो अगर आप, इसीलिए मीडिएशन करवाई जाती है। उस टाइम पे यूएन नहीं थी, रशिया ने अभी यूएन की जो रेजोल्यूशंस है कि हम किसी कंट्री के अंदर इन्वेजन्स नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसको ऑब्वियसली उसने जो है अभी फॉलो नहीं किया, ठीक है। उसने वो रूल्स ब्रेक किए हैं अभी, लेकिन अभी हम देखते हैं आगे इसको क्या होता है। पाकिस्तान अर्ली नेविगेशन में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया रशिया का, ठीक है। और सबसे जो पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था सिक्योरिटी काउंसिल में, जब ये कहा गया था कि वोटिंग के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, सिमिलरली जैसे कि इंडिया ने एब्सटेन किया था और जैसे कि चाइना ने एब्सटेन किया था फॉर वोटिंग, कि आप किसी के हक में है किसी के हक में नहीं है, इन फेवर और नॉट इन द फेवर। तो पाकिस्तान ने, इंडिया ने और चाइना ने, तीनों ने एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग। इसके साथ साथ पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस रहा है इन 1980s जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन की थी, अपनी सोवियत इन्वेजन थी, तो
पाकिस्तान ने उसे कंडेम किया। पाकिस्तान ने इवन अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को निकलने में भी हेल्प की थी। फिर 2003 में जब USA ने ईरान में अपनी इन्वेजन की तो पाकिस्तान ने उस इन्वेजन को कंडेम किया। देन पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया USA को, उसकी जो इंटरवेंशंस थी सीरिया में और लीबिया के अंदर, तो पाकिस्तान ने उसको भी वो किया। अभी हम एक डायलेमा में फंसे हुए हैं, ठीक है। हमारा डायलेमा क्या है? डायलेमा ये होता है कि जो मॉरल्स होते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम वर्ल्ड में किसी की राइट के लिए, किसी कंट्री सप्रेस्ड नेशन के राइट्स के लिए वी ऑलवेज से अ लॉट, लेकिन वी ऑलवेज कीप आवर नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग। तो मॉरल्स और प्रिंसिपल जब इम्पोर्टेंट है तो वहाँ जब हम अपने कोर इंटरेस्ट देखते हैं तो वो मैटर करते हैं। जब कोर इंटरेस्ट देखते हैं तो वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और वी हैव टू टेक साइड फॉर समवन, ठीक है। तो रशिया के साथ जाओ, अमेरिका के साथ जाओ, हम लोगों को तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है पहले। हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को जहन में बिठा लें। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट, तभी हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं जब हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। पाकिस्तान का इशू ये, पाकिस्तान के अंदर जब हमें वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, देखो US ने इंडिया को कहा कि आप जो है वो इनसे ऑयल एंड गैस लेनी बंद कर दें, ठीक है, रशिया से। इंडिया ने साफ एक जवाब दिया कि यूरोप पूरे एक दिन में, एक दोपहर में जितना ऑयल लेता है हम पूरे महीने में लेते हैं, आप पहले यूरोप को मना करें। फिर यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, इंडिया ने कह दिया। पाकिस्तान के साथ ये इशू नहीं, पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान के अंदर और इशू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, पावर गेम की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं। हमारे यहाँ पे ये इश्यूज ज़्यादा हैं। हम लोग डेमोक्रेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग स्टिल जो है अभी उसी फेज़ में चल रहे हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले कहा था कि भाई पहले एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं फिर आप पॉलिटिक्स में आए। स्टिल आप देखो उस टाइम पे जो इश्यूज थे वही अभी तक हमारे जो है ना वो इनकलकेटेड इन आवर माइंड, हमारी मेंटेलिटी, हमारे माइंड सेट में है। आपकी हिस्ट्री, आपकी मेंटेलिटी और आपकी साइकी को बनाने में बहुत बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अभी ये डायलेमा है। अच्छा, फिर हम लोगों से यूरोपियन यूनियन ने डिमांड की कि यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर थे उन्होंने जो डिमांड की कंडेम करने की और ये सारी, वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, बट उन्होंने बहुत ओवर रीच किया। उन्होंने वो स्टेटमेंट्स को पब्लिक किया जो फॉरेन ऑफिस के साथ आपकी जो टॉक्स चलती हैं, दैट आर ऑन योर इंटरनेशनल लेवल्स की टॉक थी, उनको पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो वो एक पाकिस्तान के लिए भी इशू हुआ और उनके लिए भी इशू हुआ। सो से इट्स अ प्रॉक्सी वॉर बट इट सीम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। नो, इट्स नॉट अ प्रॉक्सी वॉर, ये तो फुल फ्लेज वॉर है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये प्रॉक्सी चल रही है, ये तो डायरेक्ट वॉर है कि उसके अंदर आपने क्यों इस तरह से किया। यूक्रेन के अंदर उसने प्रॉपर इंटरवेंशन की है। सिकंदर, ये रशिया ने तो इंटरवेंशन की, अभी तो उसमें एक वॉर चल रही है। मैंने क्वेश्चन का आंसर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखो, न्यूक्लियर अगर अभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी उसके अंदर तो वर्ल्ड ख़त्म ही होगी। उसके बाद हम दोबारा सारे स्टोन एज में चले जाएंगे क्योंकि हर कोई जो है वो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, न्यूक्लियर उसके ऊपर है ना, न्यूक्लियर ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पे हैं हम अभी इस वक्त। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो फिर तो ये हो जाती है, आपकी तबाही हो जाएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एटम बॉम्ब चला देंगे, ठीक है। और प्रॉक्सी वॉर तो मैंने पहले वाली बताई कि पहले तो प्रॉक्सीज चलती थी ना कि रशिया उसको सपोर्ट कर देता था एक गवर्नमेंट को, यूएस एक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देता था, तो ये प्रॉक्सी है। अभी तो फुल फ्लेज रशिया और यूएस के बीच में इशू चल पड़ा है ना, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इशू है। और यूक्रेन, उसकी लैंड जो है वो यूक्रेन की है बेसिकली। अभी तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, डायरेक्ट हो गया कॉन्फ्लिक्ट, हिट ही वो दोनों कंट्रीज हो गए। तो अभी तो इसको आप प्रॉक्सी नहीं कह सकते। अच्छा, उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन हमारे से ये डिमांड करती है तो यूरोपियन यूनियन हमसे उस टाइम पे ये डिमांड करती है जब हमें FATF के अंदर सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है, हम लोग ग्रे लिस्ट में रहे। जब हमें NSGs में सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के अंदर हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि ये सारी चीज़ें न्यू दिल्ली या इंडिया के साथ तो हुई थी,
ठीक है। तो हमें उस जगह पर जब सपोर्ट नहीं मिला तो हमारे फिर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ये आता है कि वही बात है कि मॉरल्स और प्रिंसिपल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान को अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के देखना था। ठीक है। अब जियोग्राफिकली हम देखें अगर, तो जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस तो पाकिस्तान की चाइना, रशिया सबको लेकर है। अब ये जितने भी इश्यूज चल रहे थे, ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान के लिए रशिया क्यों इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान के पास पॉसिबल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स हैं रशिया की तरफ से, पाकिस्तान उन्हें यूटिलाइज कर सकता था। पाकिस्तान रशिया से जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके गैस हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान जो है वो लोअर प्राइसेस पे ले सकता था। ठीक है। पाकिस्तान के लिए जो टैपी है वो तभी सिक्योर हो सकता है जब रशिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके बीच में इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी हैं। अब जैसे हमारे साथ यूएस के टाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे साथ रशियन टाइज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए हैं। अब ये रशिया और यूक्रेन इशू से पाकिस्तान को एक लेसन क्या लर्न हुआ कि पाकिस्तान आज सेफ है। पाकिस्तान इज सेफ टुडे बिकॉज पाकिस्तान हैज़ द डेटरेंस इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर वॉर आर्सेनल्स। ठीक है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, वरना जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं, अगर इन केस आपकी उस कंट्री के साथ थोड़े इश्यूज चलते हैं तो वो इन्वेजन भी कर सकती हैं, इन केस आपके पास उसके इक्विवेलेंट कोई डेटरेंस नहीं है। ठीक है। ये था रशिया और यूक्रेन का इशू, जो मुझे लगा कि ट्रेडिशनल जो न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं चीज़ें और वैसे आ रही हैं, इनसे थोड़ा हट के मैं कुछ चीज़ों को आपको बता दूं, जैसे कि रशिया की हिस्ट्री क्या थी, रशियंस की जो मेंटालिटी है वो क्या है, और क्यों ये इस तरह से चीज़ें जो हैं वो ये चल रही हैं, इनकी रूट्स बेसिकली कहाँ से हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो सारी यूरोपियन हिस्ट्री है, जो ईस्टर्न यूरोप का सारा पार्ट है, वो सारी चीज़ें इस चीज़ में मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, जो अभी आपका एक यूक्रेन का इशू चल रहा है। ठीक है। तो ये सारे इश्यूज को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब अगर आपको कोई यूक्रेन या रशिया के इशू के बारे में कभी भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें, कभी कोई टॉपिक पढ़ें, तो जब आपके जहन में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चीज़ों को सोचने का, चीज़ों को समझने का और चीज़ों को एनालाइज करने का। ठीक है। आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, वरना फिर मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। आज का टॉपिक यही था, और बाकी जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें हैं वो नोट्स के अंदर वो नोट्स मैंने खुद बनाए थे, वो मैंने आपको सेंड कर दी हैं। जो हिस्ट्री हो जाएगी, जो इस तरह की चीज़ें होंगी, वो सारी आपको समझ आ जाएंगी। मैम, इसका CE 2022 में क्या इम्पोर्टेंस है? इन एग्ज़ाम्स के बारे में आप पूछ रहे हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया, इसकी भी रूट्स जाके मिलती हैं। आपका जो PM का विजिट हुआ था रशिया में, फिर रशिया और यूक्रेन के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक उस पर, पाकिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं, पाकिस्तान की रशिया के साथ जो ट्रेड है, अब पाकिस्तान किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच रख सकता है इस सिनेरियो के अंदर कि पाकिस्तान US के साथ भी एक अच्छे रिलेशंस बना के रखे और पाकिस्तान रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखे। चाइना इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज चाइना हैज़ दी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें अभी के आपके एग्ज़ाम्स हैं, इनमें ज़रूर मैटर करेंगी। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इस इशू की लाजमी होनी चाहिए। मोर और लेस अगर कोई आपको बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको करंट अफेयर्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो आपको डिफरेंट डायमेंशंस में चीज़ों को पढ़नी चाहिए और कोशिश करें कि आपने when you are preparing for some specific topic, then go to Google, search for every topic, every related article that is being published in Dawn or the news. Maybe you can just take the articles from Dawn, 3 to 4 to 5 articles for a certain topic, and just copy that articles and paste it on a diary. ठीक है। लेटर ऑन व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर रिवीजन, तो आप
सिर्फ और सिर्फ उन आर्टिकल्स को पढ़ें, और बाकी आपने जो लेक्चर्स में या वैसे दी होगी तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ इम्प्रेशन इन योर माइंड, जो आपके जहन में आपको याद रहती हैं चीज़ें, आपको स्टोरीज याद रहती हैं। जस्ट टू गो थ्रू द रियल पिक्चर, आप उन आर्टिकल्स को जो है वो सिर्फ रिवाइज करें, ठीक है। तो यू विल हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, और आपके पास डिफरेंट मटेरियल होगा, और आपके पास लिखने के लिए एक अच्छा सा जो है वो एक मटेरियल होगा। आप उसको फिर खुद से जनरेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 4:30 नॉर्मली होती है, मैं 4:30 पे ही क्लास लेती हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं चल रही थी। आपको पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आपको एप्पल ऑफ नॉलेज मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उस चैनल पे जाके आप चैनल से आप देख लें, चैनल नेम इज़ एप्पल ऑफ नॉलेज। और हाँ, दूसरा मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, अभी दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जो आपने डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कोई आपने याद करने हैं एमसीक्यूज़ या कोई चीज़ें करनी है, तो www.updatedmcqs के ऊपर आप जाकर उसको सर्च कर लें और वहाँ से कर लें। अच्छा मैम, इफ़ फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइन नेटो, ऑब्वियसली फिनलैंड की 1053 किलोमीटर या 1000 से ऊपर किलोमीटर की लंबी जो है ना वो है बॉर्डर लाइन है फिनलैंड के लोगों की रशिया के साथ। तो ये जिस भी जो भी कंट्री जो इस वक्त अभी रशिया के अम्ब्रेला के अंडर है, उसमें अगर नेटो अप्रोच करता है तो रशिया को एज अ थ्रेट ही फील होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि रशियन मेंटालिटी ये है कि ये हम पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ थ्रेट कि अगर नेटो उसके डोर स्टेप तक जाता है तो ये एक थ्रेट है, और उससे आपकी एस्केलेशन ऑफ वॉर्स हो सकती हैं। और अगर फिनलैंड और इधर चारों साइडों पे खुल गई तो इट ऑलमोस्ट लीड टू द वर्ल्ड वॉर। हिस्ट्री से बस एक क्वेश्चन आएगा, बाकी सब पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स आएंगे। आप ना कुछ कह नहीं सकते, कभी एग्जामिनर का माइंड है हिस्ट्री में से आपको 2-3 सवाल दे दे, पाकिस्तान अफेयर्स में बाकी आपको करंट अफेयर्स में से 3-4 दे दे। टोटल क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से 4 करने होते हैं और 7 सवाल आते हैं ना, तो 7 सवालों में से 2 आपको हिस्ट्री में से आ जाएं, 5 आपको करंट अफेयर्स में से आ जाएं, इस तरह भी आ सकते हैं। तो इट्स नॉट अ सेट रूल, हर एग्जामिनर का अपना माइंड सेट है, वो किस तरह से करना चाहता है। देखो, वर्ल्ड वॉर 3 से डिस्ट्रक्शन होगी, दैट इज़ वाई हर कंट्री जो है वो मीडिएशन की तरफ आता है, कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को करते हैं। अभी इकोनॉमिक गेन काफ़ी ज़्यादा है कंट्रीज़ के, तो वर्ल्ड वॉर 3 इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन आप वर्ल्ड वॉर 3 वाले सिनेरियोज की तरफ ज़रूर जा सकते हैं, ये एस्केलेशंस जो हैं वो उसकी तरफ लेकर चली जाती हैं। तो कभी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो 2 के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 2 इसी तरह हो जाएगी। तो वो पोलैंड की इन्वेजन की वजह से ही तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, एस्केलेटेड होती होती कितनी डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 में भी तो हुई थी। दुनिया तो नहीं चाहती थी इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये सारी चीज़ें तो फिर एक पेश खैमा होती हैं आपके किसी फ्यूचर का, उसको अगर हम निप द इविल इन द बड वाले काम करें, तो अभी से अगर इन जो इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर लें और देख लें, तो हम इन फ्यूचर जो है वो ऐसी वॉर से बच जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। काइंडली मुझे मेरे चैनल पे जो यूट्यूब का चैनल है एप्पल ऑफ नॉलेज, उस पर जाके मुझे रिव्यू भी दे दिया करें मेरी क्लास का, मुझे कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँ, मैं इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर करूँगी, ठीक है। और मे बी मैं कल ही कर दूँ क्लास। मैम, आफ्टर द 2011 इंसिडेंट ऑफ Osama, US exceptional favor to India's nuclear ambitions and Islamabad has gradually moved away from USA, deepened Pakistan's relation with China and sought rapprochement with Russia. हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल यूएस से कब हम पीछे हटे थे, 2011 के ऑनवर्ड भी यूएस के साथ ही रहे हैं। हमने वॉर ऑफ टेरर से हम लोगों ने इतना ज़्यादा, हम लोगों को नुकसान हो गया फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हमारा सोशली, हम लोगों के कितने लोग मर गए, ड्रोन अटैक्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, पर एज अ कंट्री हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज़ है, हम लोगों ने भी तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो देखो, जब सारे कंट्रीज़
हम ऐसा तो नहीं है कि हम फुल फ्लेज जो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग अलाइंड हैं टुवर्ड्स यूएस, और यूएस जो मर्जी बात करे हम उसको मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगेन मैं ये कहने लग गई हूँ कि हम कोई गुलाम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो यही बात है कि आपने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखना होता है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे चीज़ें जो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो सिनेरियो आपके साथ चल रहा होता है आपने उसको फॉलो करना। तब हम सीपैक के साथ चल रहे हैं, हम चाइना के साथ चल रहे हैं, तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलना। इट डजंट मीन कि हम लोग एक तरफ हम इंक्लाइंड हैं, दूसरी तरफ नहीं है। नो, वी आर जस्ट प्रेफरिंग आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।